नीमा मेरठ की तरफ से सभी आगंतुक आदरणीय सीनियर्स, मेरे साथी और छोटे भाइयों का स्वागत करता हूं। अतिथि डॉक्टर वाजपेयी जी से अनुरोध करता हूं, कृपया डायस पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें कि ईश्वर हमें इनका समय दिलाए, क्योंकि डॉक्टर साहब को लद्दाख और कई जगह का प्रभारी भी बनाया गया है और इनके इतने व्यस्त कार्यक्रम में से अगर हमें कुछ क्षण भी मिलते हैं तो हम इसे भी अपना सौभाग्य समझेंगे। यहाँ पधारे डॉक्टर सुनील जोशी जी का मैं उनको डायस पर आमंत्रण देता हूँ, कृपया डायस पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर जोशी जी का मैं सूक्ष्म परिचय सबसे पहले दे दूं कि मेरे आदरणीय गुरुजन रहे हैं। डॉक्टर साहब ने 1981 में बीएमएस किया, 1986 में एमडी आयुर्वेद सर्जरी बीएचयू से, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर, प्रोफेसर रहे, डीन, प्रिंसिपल, डायरेक्टर और उसके बाद उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। उसके साथ धोनी यूनिवर्सिटी के सर का लगभग 37 वर्ष का एक्सपीरियंस है। 12 बुक्स डॉक्टर साहब अभी तक लिख चुके हैं और लगभग 50 से अधिक रिसर्च पेपर अभी तक लिख चुके हैं। डॉक्टर साहब एक मृत्युंजय मिशन है, फाउंडेशन फॉर वैदिक मेडिकल साइंसेज, उसके फाउंडर भी हैं। ऐसे सबको आज अपने बीच पाकर भी हम अभिभूत हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय गुरुजन डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी सहारनपुर से, कृपया डायस पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सर्जरी बीएचयू रहे, 85 से 86 तक आरटी कॉलेज अपोला लेक्चरर रहे सर्जरी के, 86 से और 2013 तक स्टेट गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर रहे, 86 से 90 तक आयुर्वेदिक कॉलेज गुरुकुल में शल्य चिकित्सक के रूप में आपने सेवाएं दी हैं। 2009 से 2013 तक शल्य विभाग के रूप में शल्य विभाग में रहे स्वामी कल्याण देव स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज में। उसके बाद से सर कई संस्थाओं में मेंबर रहे हैं। धन्वंतरि से भगवान भूमिकाय भूयात् रागादिरागान् सततानुसक्तान् अशेष कामे पुस्तकान् शेषान् ओस्तुक्य मोहादिरतिराजधाने यो पूर्वैद्यानमोऽस्तु तस्मै अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरारुजा मृत्युहरो मराणाम् चरणों का चेहरा। ओम जय धन्वंतरि देवा, धन्वंतरि जी की आरती जो कोई कर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। रोग शोक नहीं आवे, रोग शोक नहीं आवे,
सुख समृद्धि पावे। ओम जय धन्वंतरि देवा, जय धन्वंतरि देवा, प्रभु जय धन्वंतरि देवा। जरा रोग से पीड़ित, जरा रोग से पीड़ित, जन जन सुख देवा। ओम जय धन्वंतरि देवा, ओम जय धन्वंतरि देवा। इस कार्यक्रम के संयोजक और लीगल एक्शन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया वो हमारे ज्ञापन को संक्षेप में सर के सामने प्रस्तुत करें। हमें चूंकि समय थोड़ा सा उधर बढ़ता हुआ, मैं इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अतिथि आदरणीय डॉक्टर विनोद गुप्ता जी को कृपया डायस पर आकर हमें 2 शब्द का अपना मार्गदर्शन दें। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन मेरठ के इस सभागार में उपस्थित समस्त मेरठ के सदस्य, आसपास से आए हुए सदस्य और इस मंच पे आसीन आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सबको मेरा नमस्कार। जिस सभागार में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन से संबंधित सभा हो और उस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व विराजमान हो जिसके संघर्ष से, जिसके प्रयास से आज हम सब लोग विश्वविद्यालय की उपाधि क्यों प्राप्त किए हुए हैं। ये वो व्यक्तित्व है जिसको जब हमने पहली बार देखा तो जीवन में ये लगा एक अनुकरणीय आदर्श व्यक्तित्व है। और मैं तो दूर रहता हूँ, दूर से देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, लेकिन मेरठ के लोग शायद इनके व्यक्तित्व को, इनके कृतियों को, इनके योगदान को मेरठ प्रदेश और अब जैसे राष्ट्र के स्तर पर समझदारी से समझकर इनसे योगदान लेने के लिए इन्हें उपयुक्त बनाया गया है। ये हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है और प्रेरणा के लिए भी है कि अगर हम लोगों में से कुछ और लोग राजनीति में आए तो अवश्य ही इस तरह से अनुकरणीय व्यवहार को अपने जीवन में उतारकर हम अवश्य ही कुछ कर सकते हैं। ये प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए। और आज अभी अश्विनी जी ने एक बहुत बड़ा मेमोरेंडम दिया है, मुझको लगता है काफी मोटा है और माननीय वाजपेयी जी उसको पढ़ भी रहे थे और बराबर में बैठे हुए एक दूसरे व्यक्तित्व जो कुलपति रहे हैं उत्तराखंड विश्वविद्यालय के, उनसे उस पर विचार विमर्श भी कर रहे थे। मैं बराबर में बैठा हुआ
थोड़ा सा ऊँग रहा था, लेकिन सजगता इतनी थी कि हाँ, आप दो महारथी, दो विद्वान लोग, दो शासन प्रशासन में रहे हुए लोग और साथ में राजनीतिक सम्मिश्रण जिसमें मिला हुआ है, अगर किसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं तो उससे अवश्य ही हम सब लोग लाभान्वित होंगे। ऐसा मेरा इनसे, दोनों महारथियों से और विशेष रूप से लक्ष्मीकांत जी से ये प्रार्थना है कि अपने आयु के इस तूफान में कुछ न कुछ क्रांतिकारी, वो क्रांति जो कभी 1971 में हमारी उनसे ये प्रार्थना है कि सभी लोगों की तरफ से कि वो उसी अपने गांडीव को एक बार फिर से उठा लें जो उन्होंने 1970-71 में उठा रखा है, और इनके लिए असंभव नहीं है कि ये लक्ष्य को भेद दें। मैं इस मंच से आज इतना ही आपसे प्रार्थना करता हूँ। मुझे शायद इससे ज़्यादा बोलने का आदेश भी नहीं है और ये कोई समय भी नहीं है। सब कुछ कह दिया नीमा के विषय में आप सभी लोग जानते हैं। आप सभी लोग इसमें इतना, मेरा छोटा सा अनुरोध है, ये संगठन है जो ऐसे समर्पित व्यक्तित्व ने बनाया है जिनके बारे में इतिहास बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस तरह का परिपाटी नहीं है कि जो बनाने वाले लोग हैं उनको बहुत अच्छे रूप से हम लोग ऐतिहासिक रूप में उनका वर्णन करें। लेकिन मुझे ये सौभाग्य मिला कि इसके संस्थापक डॉक्टर P.N. अवस्थी, नागराज, इंजवाड़ेकर, राव, सबसे मिलने का, और ये सौभाग्य मिला सबसे सीनियर मोस्ट में अवस्थी जी थे कि जो मुझे स्नेहवश विनोद कहकर ही बुलाते थे, अरे विनोद सुनो। उन सब ने एक बड़ा अथक प्रयास किया। उन्होंने अपने समस्त, अपनी शक्ति का प्रयोग, अपने संसाधनों का प्रयोग और अपने जितने भी संपर्क थे उन सब का प्रयोग करके नीमा को इस स्थान पर पहुंचाया। आप कल्पना कीजिए उनका कितना बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने उन सब चीजों को रख के, सब चीजों से अपने कहीं से भी किसी भी प्रकार इस संगठन को खड़ा करने के सहयोग लेकर इस स्थिति तक पहुंचाया। और कितनी कर्मठता से उन लोगों ने काम किया है कि हम लोग उनको जब देखते थे तो बड़ी प्रेरणा मिलती थी। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप उन लोगों को आदर्श मानिए, और यहाँ आपके सामने जो आदर्श उपस्थित हैं वो उनमें से किसी भी रूप में कम नहीं है। आप इनसे आदर्श रूप में कार्य प्रणाली को करने की लगन, निष्ठा और दृढ़ निश्चय तीनों को अपने जीवन में अपनाकर इनको सहयोग भी दें और इनसे पूर्ण सहयोग लें। इस कामना से, इस प्रार्थना से आप सभी धन्यवाद सर। मैं हमारे बीच में अभी पधारे इस समय नीमा मेरठ के वरिष्ठतम सदस्य आदरणीय डॉक्टर योगेश जोशी जी से अनुरोध करूंगा, कृपया डायस पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर हमारे इस डायस की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय डॉक्टर योगेश जोशी जी, आज मेरठ की एक पहचान ऑर्थोपेडिक सर्जरी में डॉक्टर सचिंद्र शेखर जी आज मौजूद हैं। उनका बेटा शुभंकर शेखर उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑर्थोपेडिक सर्जरी में अपना कार्य शुरू कर रहे हैं।
मैं आदरणीय डॉक्टर सचिंद्र शेखर जी का नीमा मेरठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर वीडी भारद्वाज जी को डायस पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आदरणीय डॉक्टर वीडी भारद्वाज जी 10 वर्ष तक नीमा सेंट्रल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट पद को सुशोभित किया है। आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज। सभी साथीगण जो बाहर से आए हुए सदस्यगण और मंच पर आसीन सभी यहाँ के अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र जी, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर जोशी जी, डॉक्टर विनोद गुप्ता जी और मेरठ शाखा के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर जोशी जी। अभी आपको नीमा के सामने क्या समस्याएं हैं डॉक्टर अश्विनी जी ने बड़े विस्तार से बताया और मैं आज नीमा ले की आप सबको बधाई देता हूँ। आज ही के दिन 13 अप्रैल 1948 को हमारी इस नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के नाम से स्थापना हुई थी। पूर्व में ये नीमा के नाम से नहीं होती थी, नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के नाम से पूरे भारत में ये बनी थी। डॉक्टर यशपाल जी ने बताया, मैं थोड़ा सा विस्तार से 2 मिनट का आपको बताता हूँ। दिल्ली में इसकी सबसे पहले एक बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सूर्य नारायण राव जो आंध्र प्रदेश के थे, डॉक्टर सी द्वारकानाथन जी, डॉक्टर गणेशन जी और हमारे उत्तर प्रदेश से डॉक्टर केशव रानी जी, डॉक्टर कमलालाल वार्ष्णेय जी, डॉक्टर पी.एन. गुप्ता देहरादून के थे, डॉक्टर भगत सिंह दिल्ली के थे और ऐसे ही हम लोग इकट्ठा होकर के इसकी ये स्थापना तो 1947 में होगी, लेकिन इसकी जो घोषणा हुई थी वो 13 अप्रैल 1948 को की हुई थी। तो और जो विसंगतियां हमारे आज के इस एक्ट में मौजूद हैं उनको दूर कराने का प्रयास करें। इन शब्दों के बाद मैं आप सबों से शांति विचार करूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय डॉक्टर सुनील जोशी जी, पूर्व कुलपति उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय उत्तराखंड। नीमा मेरठ के स्थापना दिवस के अवसर पर इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी सीनियर्स और साथी तथा मंच पर उपस्थित सम्मानित हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिनका परिचय सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो क्रम है, आप सबसे पहले कहते हैं कि मैं वो राज्यसभा सांसद है, फिर कहते हैं कि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे उत्तर प्रदेश जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन हम लोग उस क्रम को जरा दूसरे ढंग से देखें तो हम सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वो हमारे ऋषिकुल स्नातक संघ के संरक्षक, हमारे अभियान और हमारे एक तरह से मार्गदर्शक हमारे हैं। दूसरी चीज आप यदि कहें कि हमारा सौभाग्य है कि हमारी मेरठ नीमा के भी संरक्षक हैं, तो जो अपनापन इस संबोधन में है या इस उपाधि में है वो और दूसरी उपाधियों में कहीं हम लोगों को दूर ले जाता है। इसके बाद वो उनका राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर कितना राजनीतिक प्रभाव है या सामाजिक प्रभाव है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से हम लोगों को एक संरक्षक के रूप में नीमा मेरठ को और पूरी नीमा पूरे देश भर की नीमा को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि सारे लोगों ने इसके विषय में बहुत सारी बातें कही है और बहुत बड़ा एक तरह से हम लोगों ने उनको एक मेमोरेंडम भी दिया है और वो एक एक चीज समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी इस चीज को जिया है, इस पूरे के पूरे आयुर्वेद के इस संक्रमण काल को उन्होंने देखा है और आज की वर्तमान स्थिति को भी के प्रति वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि मैं समझता हूँ कि आज यदि हम आयुर्वेद के या मेडिकल साइंस के इतिहास को कभी लिखेंगे तो मेडिकल साइंस का जब इतिहास लिखा जाता है तो हम लोग पेनिसिलिन के आविष्कार से पहले एंड द पोस्ट पेनिसिलिन आफ्टर पेनिसिलिन कहते हैं।
कि पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक के इन्वेंशन से पहले व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मेडिकल साइंस और उसके बाद क्या स्थिति थी, इसको हम एक तरह से हम इतिहास के रूप में लेते हैं। लेकिन यदि दूसरा इतिहास लिखा जाता है तो कोविड के बाद, बिफोर द कोविड एंड द पोस्ट कोविड में पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हुआ। ये सारी की सारी मांगे अपनी जगह है, लेकिन एक आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर के रूप में हम लोगों को क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं और कितना भविष्य सुनहरा दिखाई देता है, उसकी चर्चा मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने ये सफर एक चिकित्सक के रूप में, एक प्रवक्ता के रूप में, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर, वाइस चांसलर के रूप में ये पूरा का पूरा मेरा सफर रहा। और मैं समझता हूँ कि नित्य नए आयाम आयुर्वेद के चिकित्सा के समुखे। जब हम पोस्ट कोविड सिनेरियो को देखते हैं तो एक पूरा का पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स द इंडियन मेडिकल साइंस, जो हमारी इंडियन साइंसेस है, वैदिक साइंसेस है। तो आज हमें गर्व से कहना पड़ता है, सभी लोग कहते हैं कि यदि सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को आपको सिद्ध करना, यदि हेल्थ फॉर ऑल की बात आप करते हैं, जिसको हमने 1978 में अल्मा-अटा डिक्लेरेशन में किया कि भाई हम 2000 तक, सन 2000 तक प्राइमरी हेल्थ केयर के माध्यम से सबके लिए स्वास्थ्य दे पाएंगे। लेकिन आपने 2019 और 2020 में देख लिया कि क्या लिमिटेशंस है और क्या स्कोप है मॉडर्न मेडिकल साइंस का, एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ द इंडियन मेडिकल साइंस। यदि हम भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के योगदान की बात करें तो यदि सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध करना तो बिना आयुर्वेद के, योग के और जितनी मेडिकल साइंसेज है उनके बिना आप इसको पूरा नहीं कर सकते। तो पूरा का पूरा विश्व आपकी तरफ देख रहा है और आपके स्वागत के लिए खड़ा है कि भाई पूरी की पूरी आप मेडिकल फैकल्टी भी, जो हमारी जो काउंटर पार्ट है, वो भी आपको एक तरह से कहती है। पहले तो कहते थे भाई आयुर्वेद की दवाइयां हमें नहीं पता क्या होता है, कैसे होता है, इसको मत कराइए, लेकिन आज वो कहती है कि भाई आप दूसरा अल्टरनेटिव सिस्टम को अपनाइए। जब भी हम अल्टरनेटिव सिस्टम की बात करते हैं तो अल्टरनेटिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर देयर इज एनी कॉन्फ्रेंस और जो अल्टरनेटिव सिस्टम के नाम पर हम लोगों को बुलाती है तो मैं उसमें सामान्य रूप से जाता हूं, क्योंकि हम लोग अपनी चिकित्सा पद्धति को अल्टरनेटिव नहीं कहते। हम उसको छोटे से उदाहरण से मैं बार बार बताता हूं कि जब भी हम घर पे किसी वजह से माँ बीमार है, पत्नी बीमार है, हम बीमार है, बहन बीमार है, हम रोटी नहीं बना सकते तो पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। आपने देखा ना कि हम बाहर से कुछ मंगाते हैं तो पिज्जा अल्टरनेट हो सकता है, रोटी अल्टरनेट नहीं होती। ऐसे ही इंडियन मेडिकल साइंसेज अल्टरनेट नहीं है, ये मेन स्ट्रीम की साइंसेज है और हमारी मांग होनी चाहिए कि हमारी चिकित्सा पद्धतियों को मेन स्ट्रीम की मेडिकल साइंस घोषित किया जाए। और हमारी कैपेबिलिटी को देखें ना, हमारे बगल में बैठे डॉक्टर गुप्ता जी बैठे, भाई यदि एक गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ और मैंने डॉक्टर विनोद गुप्ता जी जो है मेरे एक तरह से गुरु तुल्य है, और पहला एब्डोमिनल इंसिजन मुझे डॉक्टर गुप्ता जी ने लगवाया था। एक शायद कोई एक्सप्लोरेटरी लेबोरेटरी कर रहे थे या एनास्टेसिस रहा होगा या जिसे पकड़ पे नहीं हो, तो हम लोगों ने पहला इंसिजन डॉक्टर गुप्ता जी ने हमें लगवाया। तो जब कैपेबिलिटी होती है तो आप यदि कंपेयर करें कि भाई एक गॉल ब्लैडर यदि मुझे कराना है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन मुझसे कराना है और एक कोई एलोपैथिक को डॉक्टर कर रहा है, हो सकता है कि वो 35 मिनट में निकाल दे, मुझे लग सकता है कि वो 1.25 घंटा हो सकता है, लग सकता है, लेकिन वो एक आर्ट है जिसकी जो हमारी एक तरह से हमारा अधिकार है। ये कोई हम किसी से भीख नहीं मांग रहे कि भाई हमें सर्जरी का अधिकार दे दीजिए। सर्जरी इज बेसिकली फ्रॉम द आयुर्वेदिक सर्जरी, देन द शिशु इज द फादर ऑफ सर्जरी। तो इसलिए हमें गर्व से कहना चाहिए कि हमारे लिए विकास किया है और आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति करने के लिए हमें निवेदन करना चाहिए माननीय अपने लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से, और ऐसा व्यक्तित्व भी हम लोगों को न्याय दिला सकता है कि भाई चिकित्सा पद्धति के रूप में यदि मान्यता मिलती है तो ये इतनी एक सभी लोगों के लिए सारी के सारी जो मांगे वो सदैव पूर्ण हो जाती है। एक दूसरी बात और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज तेजी से हम लोग मर्म चिकित्सा जैसे विषय में काम कर रहे हैं जो इंस्टेंट काम करती है, और इंस्टेंट काम करती है मतलब क्या कि जब भी हम आयुर्वेद की बात करते थे तो आयुर्वेद के विषय में 2 चीजें कही जाती है कि यू डोंट हैव द इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट एंड यू डोंट हैव द मैनेजमेंट ऑफ द इमरजेंसी। ये 2 चीजें तो कही जाती है कि इमरजेंसी में आपके पास इमरजेंसी का मैनेजमेंट नहीं है और आपके पास इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट। बट विद द एडवेंट ऑफ दिस मर्मो साइंस एंड द मर्मो थेरेपी हम लोगों ने
जो शोध किया 30-35 वर्ष में, और ये देखा कि इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट भी है, जस्ट वी आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ डिजीजेस। क्या आप समझ सकते हैं कि पोस्ट पोलियो को पहले से जो 30 साल पहले, 40 साल पहले किसी को पोलियो हुआ हो, वो किसी चीज से ठीक हो सकता? नहीं हो सकता। लेकिन मर्म चिकित्सा के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि विद इन 1 or 2 सिटीज हम लोग उसमें मूवमेंट लाते हैं। पोस्ट पोलियो कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट पोलियो पैरालिसिस हो, सेरेब्रल पाल्सी हो, क्या चाहे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत होती है, और पता नहीं कितनी बीमारियों में हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। और आज गर्वपूर्वक हम लोग कहते हैं कि अनेक विश्वविद्यालय में इसके पाठ्यक्रम, लगभग 12 विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हम लोगों ने इसको एक तरह से इंक्लूड किया है। और एक नए अभिनव प्रयोग के रूप में उत्तराखंड सरकार के माध्यम से उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हम लोगों ने पहली बार लगभग 32 एलोपैथिक डॉक्टर्स को, सीनियर डॉक्टर्स को, जिसमें सीएमएस और डिप्टी सीएमओस, उनको आयुर्वेद का एक एक्सपोजर दिया, 6 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया। और मैं समझता हूँ कि ये इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक हम अपनी उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। आज समाज में बहुत तेजी से आपकी मान्यता बढ़ रही है, तो इन अधिकारों की तो चर्चा हम पहले ही करें, लेकिन अपनी विभिन्न विधाओं को सीखने का, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, अभी बात हो रही थी कि हमें रिफ्रेशर कोर्सेज की करनी चाहिए, हम लोगों को सीएबी की बात करनी चाहिए, हम लोगों को रिसर्च की बात करनी चाहिए, हम लोगों को अपने काउंटर पार्ट से इंटरेक्शन की बात करनी चाहिए। और जब हम इन चीजों को करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी बीमा के जो हमारे एम है, जो गोल है, जो हमारी डिमांड्स है, वो पूरी हो सकेंगी। एक और बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हमारा इस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम इस स्थिति में हैं कि पूरा आयुष मंत्रालय हमारे पास है, विभिन्न विश्वविद्यालय हमारे अस्तित्व में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारा आयुर्वेद का विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, और अनेकों प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं, और बड़ी तेजी से हमारे लोगों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन उसमें क्वालिटी एजुकेशन की आवश्यकता, रिसर्च की आवश्यकता, और सन 2030 तक जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का बनेगा, जब एक भारत और एक चिकित्सा पद्धति, एक मतलब मेडिकल एजुकेशन, ये होने जा रहा है। तो जब ये एक चीज हो जाएगी कि एक तरह की एजुकेशन जो पहले थी, जिसमें आगे हमारे वाजपेयी जी जो लोग पढ़े थे, जो एक तरह का सिलेबस पूरे मेडिकल साइंस का होने जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये जितनी जल्दी पूर्ण होगा हमारी सारी मांगें पूर्ण हो सकेंगी। मैं अपने डॉक्टर नागेंद्र जी का, डॉक्टर यशपाल जी का, और यहाँ की नीमा जो एसोसिएशन है उसका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सुंदर कार्यक्रम में आने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इसी क्रम में मैं अपने आदरणीय डॉक्टर योगेश जोशी जी से अनुरोध करूंगा, कृपया डायस पर आकर अपने आशीर्वाद वचन हमें दें। तो अपना भाषण या जो भी देंगे उसमें ये हमें जरूर डिटेल दे दें कि ये कार्य जो मांगे हैं हमने, ये सब पूर्ण हो पाएंगे। हमारे माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रश्मिकांत वाजपेयी जी से अनुरोध करूंगा, कृपया डायस पर आकर अपने आशीर्वाद वचन से। माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तराखंड विश्वविद्यालय के माननीय पूर्व कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी जी, डॉक्टर विनोद गुप्ता जी, डॉक्टर बी शर्मा जी, और मुझे गांडी उठाने के लिए बाध्य करने वाले डॉक्टर योगेश जोशी जी, ये सच है। इस कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सक बंधुओं और बहनों, मैं बात गांडीव से शुरू करूंगा। 67 में जब ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में मैं गया और वहां का न्याय देखा, वहां छात्र संघ में अगर कोई नेता बन गया तो वो 5 साल का कोर्स 7 साल और 8 साल में पास करके आया, प्रधानाचार्य के कोप का भजन बना। मैंने जब शुरुआत की वहां पर, तो डॉक्टर जोशी जी ने और डॉक्टर अजय ऋषि जी ने मुझसे कहा तू चला जाए यहाँ से, अभी 13 साल बर्बाद कर देंगे। और रात को मुझे शाम को 5 बजे जो आखिरी बस थी
उससे बैठकर मैं मेरठ आ गया। गर्मी के दिन थे, छत पर ऊपर सोया, बाबूजी लेट आए तो बाबूजी ने पूछा कि ये कैसे आ रहे हैं। तो मेरी माता जी ने कहा ये पूछ रहा हूँ हड़ताल करके घर भाग आए हैं। मेरे बाबूजी दिशासूल को मानते थे। अगले दिन हरिद्वार के जाने के लिए दिशासूल था। उन्होंने रात को मेरी अटैची से एक बनियान निकाली, उसमें एक जनेऊ रखा, चावल रखे और कुछ पैसे रखे, बांध के मंदिर में रख गया। और सुबह 4 बजे मुझे उठाया तो मैंने कैसे आए हो, मैंने बताया, बोले जाओ नहा धो कर तैयार होकर जाओ और जो जिस बस से आए हो सुबह 6 बजे वापस जाती, उसी से वापस पहुंच जाओ। मैं पहुंच गया और 10 बजे जब कॉलेज की गेट खोल रहा तो डॉक्टर जोशी जी गेट पर थे, राजेश जी गेट पर थे। बोले कैसे आ गया? तो मैंने कहा तो बाप ने मेरे सांड दाब के भेजा, मैं इस प्रिंसिपल को भुगत दूंगा। जहां से मैंने संघर्ष की शुरुआत की और उसी संघर्ष के क्रम में ये 1949 की मांग थी हम लोग की, जो पूरी नहीं हो रही थी। और चौधरी चरण सिंह जी और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिश थी। मैंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे फेंके उस मांग की पूर्ति करने के लिए। गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार करके सदन में लाया गया नीचे। अब इसे कहते हैं भाग्य या पुश करने की आदत। मांग मेरी सही थी कि सन 1949 से मेरी मांग क्यों नहीं पूरी हो रही, ये सत्ता मुझे पता है। विधानसभा अध्यक्ष ने मुझे सदन उठने तक की सजा दी और 15 मिनट बाद सदन को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया। वो भी मेरे उत्साह बढ़ाने का कारण बना। और उस क्रम से अगर मैं आज कुछ हूं तो या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और या फिर आयुर्वेदिक कॉलेज, उसके कारण मैं बहुत जान सका। मेरी चौथी पीढ़ी आयुर्वेद में है, लेकिन मैंने जब इस ज्ञापन को सुना, पहले भी सुना था, अच्छा नहीं महसूस किया। हमको तकनीकी दृष्टि से इसके 2 भाग करने चाहिए। इंडियन मेडिकल काउंसिल एनएमसी जो है आज की तारीख में, उसने कट ऑफ डेट लगाई है कि इसके बाद शुद्ध आयुर्वेद पढ़ाया जाएगा आयुर्वेदिक कॉलेजों में। इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं पढ़ाया जाएगा। तो उससे पहले की डेट के जो चिकित्सक पास हो रहा है उनको तो एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल की छूट मिलनी चाहिए। बाद में जो शुद्ध आयुर्वेद कोर्स पास किए उनको नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और शायद इस पर सदन भी सहमत होगा। लेकिन इसकी चर्चा डॉक्टर जोशी जी ने भी की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक देश एक कर, जीएसटी लगा नहीं लगा, अब एक देश एक चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। साल भर के भीतर वो भी सामने दिखेगा और इसके बाद एक देश एक चुनाव पद्धति की तरफ भी देश बढ़ रहा है। तो इन सब समस्याओं का अंत उससे हो जाए। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुर्वेद का विभाग अलग किया, आयुष विभाग। श्री प्रताप राव जाधव जी उसके मंत्री हैं। मैं उस विभाग की कंसल्टेटिव कमेटी का भी मेंबर हूँ। और जामनगर में जो आयुर्वेद संस्थान है उसमें लोकसभा राज्यसभा सदस्य के रूप में उसका भी मैं पदेरी सदस्य हूँ। मेरा इतना ही निवेदन है कि जितना मांगो उसको पूरे तथ्य और मजबूती के साथ मांगो। आदरणीय अश्विनी जी ने बहुत मेहनत की है, आज से नहीं कर रहे हैं, लगभग मुझे तो हो गया 7-8 साल देखते हुए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और उनके पीछे उनके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर योगेश जोशी जी, वो भी उनको बराबर लगाकर मुझको भी तबादला करते रहते हैं। आज भी इस कार्यक्रम में आने की जहाँ तक बात थी, लगभग मना हो गया था क्योंकि मुझे आज दुर्गापुर और धनबाद रहना था। इससे पहले मैं हैदराबाद पर 2 दिन पहले और परसों वहाँ था रायपुर छत्तीसगढ़। लेकिन एक परिस्थिति थी व्यक्तिगत
इस कारण मैंने पार्टी से आज के कार्यक्रम की जब छूट मांगी और मुझे मिल गई, तो मैंने उस अवसर का उपयोग करके अपने परिवार में अपने कार्यक्रम में आने को प्राथमिकता दी। मैं कार्यकर्ता हूं और मेरा ये कहना है कि संघर्ष करने के लिए हर पल तैयार। ये आसानी से रोटी मिलने को रोटी मत मानो, संघर्ष करके जो रोटी ली जाती है उस रोटी को रोटी स्वीकार करो। आज की तारीख में माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को जब तक बच्चा रोता नहीं, इसे फुर्सत ही नहीं है। ऐसे सरकार इतनी बड़ी माँ है, इसके आगे रो रही है तो तुम्हें कुछ देने वाली नहीं है। फिर इसके साथ साथ तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं। मैं डॉक्टर जोशी इसकी चर्चा कर रहा था कि आयुर्वेद में भी लगातार अनुसंधान हो रहे हैं, लगातार सुधार हो रहा है। क्या हमने कभी ये मांग भी की है कि आयुर्वेदिक ग्रेजुएट यदि रिफ्रेशर कोर्स में जाना चाहें तो उनको उसका अवसर मिलना चाहिए। 100 आयुर्वेदिक चिकित्सा होंगे, 100 में से 10 इच्छा जाहिर करेंगे जिनके पास आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन इतनी रिसर्च हो रही, इतने अनुसंधान के स्थानक बन गए हैं हिंदुस्तान में आयुर्वेद की दृष्टि से। हम अगर जाएं, देखें, समझें तो हमको पता चलेगा कि हम शायद आयुर्वेद का आज का स्वरूप समझ नहीं पा रहे। उसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। हम ये मांग कर सकते हैं कि पत्राचार माध्यम से वर्तमान रिसर्चेस को आयुर्वेद से संबंधित जो संस्थाएं उनको पहुंचाने का काम सरकार करे। जब नीमा के पास वो साहित्य है तो नीमा उस साहित्य को अपने सदस्यों तक पहुंचाने का काम करे। और अगर अंग्रेजी में भी आएगा तो कंप्यूटर में आजकल इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का बहुत आसान विधि आ गई है। हम अपने आयुर्वेदिक चिकित्सकों को आज की परिस्थिति के अनुसार तैयार करने का काम भी हमको नीमा को करना चाहिए। केवल एक दिन स्थापना दिवस समारोह मना लेना, इससे हमारे कर्तव्य की पूर्ति नहीं होती है। अभी चर्चा हो रही थी एंटीबायोटिक के इसकी, मेरे सामने कई उदाहरण मौजूद है, सर्जनों के उदाहरण मौजूद है मेरे के बाहर के, जो अपने यहाँ सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक का प्रयोग कम, देसी दवाओं पर, देसी जड़ी बूटियों का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। आपके शहर में हो रहा है और आप लोग उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसका अनुभव प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम साल में एक दिन इकट्ठा होते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। फिर अगले नियम स्थापना देकर हम चिंता करते हैं। मेरा बड़ा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है, सरकार से मांगो, तर्कपूर्ण तरीके से मांगो, जितना लगता होगे। और दूसरी बात है, पहले इतना मांगो जो मिल जाए उसको पीछे करो, आप विश्वास के साथ आगे बढ़ो। हम लोगों ने राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे ही सीखा है। संघ के स्वयंसेवक के नाते विषय की स्पष्टता पहले अपने मन में करनी, फिर उसकी स्पष्टता को अपने सहयोगियों के साथ विचार करना और फिर आगे बढ़ जाना। अंगद की तरह पैर आजमाना चाहिए और सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। मैंने बताया ना, डॉक्टर जोशी जी बैठे मेरे प्रेरणा से। अगर पहले दिन इन्होंने भेजा नहीं होता, मेरे पिताजी ने मुझे अगले दिन वापस नहीं भेजा होता और इन्होंने मुझे गेट पर रिसीव करके कहा था सर ठीक है कर दे जाएंगे तो कुछ होगा। पहला उदाहरण हूँ, ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार के छात्र संघ का महामंत्री होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते पहला उदाहरण हूँ जो 5 साल में पास करके आया। 7 साल लेकिन मैंने भी चुनौती दे दी थी प्रिंसिपल साहब को। मेरी शिकायत भी कर, उसकी बहन मेरे मोहल्ले में रहती है, वो आई हमारी माता जी के पास, ये लक्ष्मीकांत रतन को बहुत परेशान करता है। मैंने कहा मैं रतन को नहीं परेशान करता, मैं प्रधानाचार्य को परेशान करता हूँ। जो अन्याय करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। और एक छोटा सा उदाहरण हो दे दो, एग्जामिनेशन था जोशी जी, एक एग्जामिनेशन था और एग्जामिनेशन का बहिष्कार करना तय करके बैठे डॉक्टर और शाम को एक मंच पर मेरे साथ थे
और सुबह मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर वेद प्रकाश जी इम्तिहान देने बैठ गए। अरे सुन तो लो यार। देखो इन्होंने मेरे अध्यक्ष थे, मैं और मैं गया में और इनकी डॉक्टर वेद प्रकाश काफी बोला होता मोहर लगी रहती चिकित्सा एग्जामिनर वाली, उस मोहर को फाड़ के चलाया, इनका घुस गया। और उसी संघर्ष का परिणाम है कि आज विश्वविद्यालय की डिग्री बराबर वेतनमान। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और अपनी पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे रद्द हुए कार्यक्रम में आने का अवसर मुझे मिल गया। अपने परिवार में आकर बैठने का सुनने का अवसर मिल गया। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, नीमा मेरठ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और भविष्य के संघर्ष में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लाठी डंडा गोली से लड़ूंगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मेरे तनुज भाई सुनील जोशी जी और मेरे बड़े भाई विनोद जी, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ और उसी तरह से जीवन को जीना चाहता हूँ। आज का जो ये हमने स्थापना दिवस मनाया, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। लेकिन आपको पहला सेंटेंस आयुर्वेद लिखना होगा। आप आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, आयुर्वेद लिखेंगे तो आपके सामने जो है वो अस्त्र है जिस अस्त्र को कोई भेद नहीं सकता। इसलिए आपको गर्व होना चाहिए कि आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। आयुर्वेद में चिकित्सा कीजिए, आयुर्वेदिक ऊपर लिखिए आयुर्वेदिक चिकित्सालय, आयुर्वेदिक चिकित्सक, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ। आपको कोई कानून आपको कहीं नहीं रोक सकता। इसी के साथ मैं सांसद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं एक हफ्ते से लगातार इनको परेशान करने पर था। दे मैसेज शायद परेशान हो गए होंगे, यहाँ तक कि आप हमारे पिता हैं, हमारे ये हैं, आप नहीं आएंगे तो कैसे होगा। जहाँ आपको देश की जरूरत है वहाँ आपको नीमा कीजिए कि आपका कर्तव्य है, वास्तव में है। नीमा को, आयुर्वेद को बहुत बहुत उम्मीदें हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से, और मैं उसी इंस्टीट्यूशन का पढ़ा हुआ जूनियर हूँ जिसमें कहानियां सुनते हैं कि बैलेट पेपर लेके नहर में कूद गए, भाग गए, चुनाव कराए। तो हमने तो इन्हीं के पथ पर चल के आगे सब कुछ किया है और उसी निष्ठा, उसी ईमानदारी से इनको अपना आदर्श मानते हुए मैं अपने जीवन का यापन कर रहा हूँ। और चाहे ये कुछ भी कहें, ठोकर भी मारेंगे तब भी हम इंशाल्लाह नहीं हटेंगे, क्योंकि हम इन्होंने जो सिखाया वही कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।